जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम ज़बरदस्त होंगे, एकदम शानदार होंगे। और बच्चे एक मुस्कुराहट के साथ में आज की इस 1.5 घंटे की मेहनत को फिर से हम कंटिन्यू करेंगे। प्रैक्टिस सेट हम 7 पर पहुंच चुके हैं और बच्चे जल्दी ही आपकी मेहनत का जो रिजल्ट है वो पता चलेगा जब हमारा 11वां सेट होगा। अगर बच्चे सच में एक इच्छा रखी है मेहनत करने की तो ये 10 सेट होने तक 10 सेट तुम तैयार कर लेना। यानी जिस दिन 10वां सेट हो उस दिन तुम्हारे 10 सेट होने चाहिए। बीच में शायद आपका संडे भी आ जाएगा, उसके बाद ही 11वें सेट का नंबर आएगा। क्योंकि आज क्या है, आज है आपका वेडनेसडे। तो मैं देख लेता हूँ 8, 9 और 10, यानी कि आपका ये थर्सडे और फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे रखेंगे। बहुत सारे बच्चों ने बोला तो ये तो शायद मंडे में ही होगा। तो अच्छा है, बीच में संडे आ जाएगा रिवीजन के लिए। तो ये प्रैक्टिस सेट हम बच्चे मंडे टू फ्राइडे ही रखेंगे। मंडे टू फ्राइडे क्यों रखेंगे? क्योंकि ये बाहरी भरकम सेट है। बाहरी भरकम सेट है तो एटलीस्ट आपका और भी सब्जेक्ट का रिवीजन होता होगा, एक इसका रिवीजन होता होगा, तो आप सैटरडे संडे आसानी से रिवीजन कर सकते हो। और इन 5 दिन में लगभग आपको मैं 600 से बच्चे 800 क्वेश्चन दे देता हूँ। और अगर हम 5 दिन में 600 से 800 क्वेश्चन का कंटेंट तैयार कर रहे हैं तो वो अपने आप में एक शानदार बात है। ठीक है, लेकिन बात है 11वें सेट में 100 क्वेश्चन में कितना स्कोर करके दिखाओगे। मेरे दोस्त, जो पढ़ाया है उसी से क्वेश्चन लूंगा और क्वेश्चन में आपका स्कोर चाहता हूं मैं 100/100, 99 भी नहीं, 99 भी नहीं। जिसके 99 नंबर आएंगे उसको मैं फेल मान लूंगा, ये समझ लेना तुम। स्कोर चाहिए मुझको 100%। और बच्चे पिछले सेट के 5 क्वेश्चन जबरदस्त आंसर दे दो एक बार। सागा दावा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? सगाई का दावा कब पक्का होता है? सगाई का दावा होगा भैया जब सिक्का मिल जाए, जब चांदी का सिक्का मिल जाए। तो सिक्का कहाँ से? मतलब सिक्किम से। क्या बोलोगे? सगाई तो पक्की होती है जब सिक्का मिल जाता है, सिक्किम। प्रो कबड्डी लीग 2022 किसने जीता है? बच्चे, जयपुर ने जीता है। और किसको हराया था? पुनेरी पुल्टन को हराया था। प्रो कबड्डी लीग 2022। ठीक है। द ब्रोकन विंग पुस्तक की लेखिका कौन है? या लेखक नहीं बोलेंगे, लेखिका बोलेंगे। तो क्या कहेंगे? सरोजिनी नायडू है। लेकिन एसएससी आपको लेखिका नहीं देगा, समझ लेना। वो लेखक में ही काउंट करता है, नहीं तो पता चल जाएगा ना, ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे। लेखिका से पता चल जाएगा कि कोई महिला है, तो ऐसे नहीं करता है वो। मनोरंजन कर कैसा कर है? बच्चे, इनडायरेक्ट टैक्स है, एक अप्रत्यक्ष कर है। क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है। ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का नाम कब पड़ा? मैं सॉरी, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी कब पड़ा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कल मैंने आपको बताया कि ऑल इंडिया रेडियो 1927 में बना बच्चे। इसको नेशनलाइज, राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया 1930 में। और बच्चे, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी पड़ता है 1957 में। कोई दिक्कत? 1957 में भैया जी पढ़ा था। किसी भी बच्चे का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए। 5/5 स्कोर फिर से जिनका आया, थोड़ा सा कष्ट कर लो भाई, थम्स अप करके बता दो कि भैया जी हमारा स्कोर है। और तैयार हो जाओ आज के 30 क्वेश्चन को बहुत शानदार तरीके से करने के लिए। देखते हैं जी। करगम भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? करगम कहाँ का? 4 बता रहे हो भाई तुम, 5 में से 5 क्यों नहीं बनाते हो? हैं, ऐसा क्यों करते हो तुम? 5 स्कोर मैं तुम्हारा देखना चाहता हूं, पिछला रिवीजन ही तो है। गलती मत करो, अपने आप को हर रोज परफेक्ट बनाना है। अपनी गलती एक बार कर दी, दोबारा नहीं होनी चाहिए। आएंगे। करगम कहाँ का है बच्चे? करगम, करोगे गम कब? बताओ फटाफट से, करगम कब बोलोगे? तुम मिलना, उससे बोल रहे थे तुम मिलना, तुम मिलना। और किसी से मिलने की चाहत रखोगे तो एक दिन गम तो आएगा ही। करोगे गम, कर गम कब? जब तुम मिलने के बारे में सोचोगे। तो तमिलनाडु का है बच्चे करगम। अगर हम तमिलनाडु की बात करते हैं तो मैंने आपको बताया था अट्टम नाम में कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे। मैंने बोला था तमिलनाडु में कौन कौन से होते हैं, याद है? मिल, तो मैंने बोला था ओ यिल अट्टम, तो यिल वाला याद है? थम्स अप करके बताएं। मैंने बोला था माथिल अट्टम होता है, तो यिल मिल। एक सिल बट्टम होता है, क्या बोलोगे? सिल बट्टम होता है। भैया कभी गलत नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे एक में गलती कर सकते हो, तो आपके सामने लिख देता हूं, का बड़ी अट्टम। क्या बोलोगे?
कावड़ी अट्टम, ये याद रख लेना, क्योंकि इसमें यिल सिल मिल जैसा कुछ भी नहीं है, कावड़ी है, कावड़ी बोलते हैं। तो ऐसे सोचना, जब तुम मिलोगी तो तुमसे बोलेंगे क्या हाल है बड़ी, क्या बड़ी, क्या बड़ी, क्या लेके आई हो बड़ी, ऐसे याद कर सकते हैं, कावड़ी अट्टम। राजस्थान बच्चे, राजा के स्थान पर क्या बोलोगे, घूमर डांस होता है। राजा के स्थान पर घूमना मत, वहां पर घोड़ले बंधे हुए रहते हैं, घोड़े से याद कर लो, वहां पर डॉग बंधे हुए रहते हैं, कुत्ते बंधे हुए रहते हैं, वो खा जाएंगे, तुमको बता रहा हूं मैं। ठीक है, असम की बात करें, आज शाम क्या होगा, आज शाम भोर ताल होगा। भैया शाम को भोर कैसे, भोर तो सुबह को कहते हैं, भोर किसको बोलते हैं, सुबह को, शाम को कैसे हो जाए, कर दो भाई, भोर ताल। तो अन किया, यानी जो ना किया वही तो करना है हमको, अन किया। अंकिया नाट भी बोलते, अंकिया नाट। ओडिशा, ओडिशा को बोलेंगे दलखाई। ये ओडिशा, दिशा पटानी, दलखाई, दलखाई कैसे चल रही है भैया, इसके सामने बाघ आ गया इसीलिए ये नाच रही है, बाघा नाचा। कहाँ के हैं, ओडिशा का है, बाघा नाचा खोल गोपाल। एक बच्चा लिख रहा, नाम दिखाओ बच्चे का, खेल गोपाल लिखा एक बच्चे ने, भाई वाह। ऐसे ही तो याद करना भाई कि असम में खेल गोपाल बताया मैंने, बुगरूम्बा बताया, बीहू बताया, कली गोपाल बताया, क्या नाम है, विभोर, हमारे पुराने छात्र हैं, वेरी गुड, बहुत स्वागत है विभोर। आगे आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो राजस्थान में बजाया जाता है, देखो इतना लंबा वाद्य यंत्र है, ताऊ जी बजा रहे हैं बच्चे, ताऊ जी एक वाद्य यंत्र को, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजा रहे हैं, कौन सा है, तो क्या बोलोगे, राजस्थान में बजाया जाता है जी भुंगल। क्या बोलोगे, भुंगल बजाया जाता है, हवा से चलता है, हवा से, ऐसे मिटा देता हूं तब दिख जाए शायद। क्या बोलोगे, भुंगल हो गया। ब्लिंग टॉप नहीं बोलेंगे। चैबुंग एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जो नेपाल में बजाया जाता है, कहां पर, नेपाल और भारत के बच्चे सिक्किम में बजाया जाता है, भारत के सिक्किम में बजाया जाता है चबयुंग। ठीक है, बीडी कहाँ का है, बीडी है कर्नाटक का। और एसएससी बच्चे एमटीएस 2022 में पूछा था बोबिली बीणा, क्या बोलोगे, बोबिली वीणा कहाँ का है, बोबिली वीणा एक वाद्य यंत्र है, ये भी कर्नाटक का है। बीडी भी कहाँ का है, कर्नाटक का है, हमेशा याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट बताता हूँ बच्चे, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट किसी क्लास से पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहां से याद करना। चिंकारा कहाँ का वाद्य यंत्र है, तो बोलना चिंकारा राजस्थान का और यूपी का है। सरिंदा कहाँ पर बजाया जाता है, सरिंदा एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, हम कहेंगे भैया जी सरिंदा असम का है, कहाँ का, असम का। संबल एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, कहाँ पर बजाया जाता है, महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में बजाया जाता है। सबसे ज्यादा पूछा है एसएससी ने हर एक फॉर्मेट में धेनका को, धेनका कहाँ का वाद्य यंत्र है, धेनका और बच्चे महुरी, क्या बोलोगे, धेनका और महुरी, क्या बोलोगे, ओडिशा, ऐसे याद रख लेना। ओडिशा जो है ना, दिशा पटानी ढंग के नहीं पहनती, धेनका मेहुरी। तुम्बी कहाँ का है, तुम्बी, तुम्बी महाराष्ट्र का, वो सॉरी पंजाब का। तुम भी नहीं मानोगे, पंजा लग के मानोगे, चांटा लग के मानोगे, क्या बोलोगे, तुम भी नहीं मान रहे हो है ना, तुम भी, पंजा लगेगा ना तब मानोगे। दो तारा, क्या बोलोगे, दो तारा कहाँ का है, ये बच्चे हरियाणा का है। ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट याद करना, इसके अलावा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मत पढ़ना। एक बच्चा कह रहा सर जी चिंकारा क्या होता, बेटा ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बजा, आप गए हो कभी बारात में, पू 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 पू, तो ये सब क्या है, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। सपेरा जो बीन बजाता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब तुम ये सोच रहे हो मैं चिंकारा दुकान पे से खरीद कर लाता तुम्हारे लिए, है ऐसा कुछ चाह रहे हो क्या, अबे पागलो। नेक्स्ट है, भारत का प्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है। साथ ही दोस्त बताओगे ये आपका किस स्टेट में मनाया जाता है छठ पूजा, बहुत क्वेश्चन बनता है। देखो छठ पूजा से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो छठ पूजा किसके लिए, भगवान सूर्य के लिए। उगते सूर्य को भी और छिपते सूर्य दोनों की पूजा होती है। कहां पर मनता है बच्चे छठ पूजा, तो क्या बोलोगे, छठ मनता है भैया हमारा बिहार में, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मनता है। तो जहां पर हमारे बिहार के लोग हैं वहां सभी जगह इसको मनाया जाता है। याद रख लेना कितने दिन का मनता है, 4 दिवसीय होता है।
4 डेज मनाया जाता है। हिंदी मंथ भी पूछता है इसका बच्चे, तो बोलना कार्तिक माह का जो शुक्ल पक्ष होता है, जिसमें चंद्रमा बढ़ रहा होता है, शुक्ल पक्ष की जो छठी डेट होती है उसको हम बोलते हैं षष्ठी। और अगर अंग्रेजी में बोलूं तो नवंबर में मनाया जाता है। इस बार आएगा ये आपका 17 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर, यानी 17, 18, 19 और 20। कितने दिन बनता है भैया जी? 4 दिन मनाया जाएगा, 4 दिन। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है इसका, छठ पूजा का पहला दिन किस नाम से मनाया जाता है? यहां से बनती है स्टेटिक टफ। पूछेगा आपका सेकंड डे जो है उसका क्या नाम है, आपसे पूछ लेगा बच्चे थर्ड डे का क्या नाम है, आपसे पूछ लेगा छठ पूजा का चौथा दिन किस नाम से मनाया जाता है। जैसे एसएससी सीजीएल 2022 के क्वेश्चन में आपको बताऊं, क्वेश्चन पूछा गया छठ पूजा का पहला, सॉरी नहीं पूछा गया, पूछा गया नहाए खाए छठ पूजा का कौन सा दिन होता है? तो क्या बोलोगे भैया जी? ये पहला दिन होता है नहाए खाए। खरना खाए क्या होता है? ये दूसरा दिन होता है खरना खाए। तीसरा होता है संध्या अर्ध्य, संध्या अर्ध्य होता है, ठीक है। और चौथा दिन होता है उषा अर्ध्य, उषा अर्ध्य, ठीक है। भैया कौन सा दिन है जिस दिन पूरे दिन उपवास रखा जाता है? तो पूरे दिन खरना खाए में पूरे दिन उपवास रखा जाता है सेकंड डे को, जिसको हम बोलते हैं खरना खाए। तो क्या बोलोगे? पहला दिन नहाए, दूसरा खरना खाए। खाने से याद कर लो, खाना खाए याद कर लो भाई, खाना खाए में ही खाना नहीं खाना है, उपवास रखना है। संध्या हो जाएगी तीसरे दिन, और चौथे दिन क्या होगी? आपका उषा अर्घ्य मनाया जाता है। कोई दिक्कत? कभी नहीं भूलना, क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सर्वश्रेष्ठ पोशाक डिजाइन श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तित्व था? व्यक्तित्व, व्यक्ति से बच्चे कभी भी पुरुष मत समझा करो, व्यक्ति का मतलब होता है पुरुष और स्त्री दोनों, ठीक है? बात समझ रहे हो? कभी भी व्यक्ति देख के हम पुरुष चुन लेते हैं, तो व्यक्ति का मतलब स्त्री, पुरुष, बच्चा सब उसमें आता है। तो क्या कहेंगे? भानु अथैया। अब बताओ भानु अथैया को कब मिला था ऑस्कर? देखो, कभी भी आपसे पूछे बच्चे ऑस्कर की बात अगर कहे, ऑस्कर जो अवार्ड हैं इनकी शुरुआत पूछ ले, ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत ये कब हुई थी बच्चे? 1929 में, 1929 में हुई। अच्छा जी, भानु अथैया को कब मिला? 1983 में मिला, 1983 में। इसलिए गांधी फिल्म आई, आपको बोर्ड पर फोटो दिख रहा होगा। गांधी फिल्म में गांधी की क्या, इन्होंने गांधी जी की पोशाक को डिजाइन किया, तो इसके लिए मिला इनको आपका क्या? गांधी फिल्म के लिए। अच्छा, ये कौन साहब हैं? इनका नाम है बेन किंग्सले। क्या बोलोगे? बेन किंग्सले नाम है इनका। इनका नाम क्यों याद करना है? क्योंकि बच्चे गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी? तो गांधी की भूमिका यानी गांधी जी का जो रोल किया वो बेन किंग्सले, एक हॉलीवुड एक्टर हैं, इन्होंने किया था। तो जब ये मूवी इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि भारत को पहला ऑस्कर मिला, तो बच्चे ये भी पूछा गया है गांधी फिल्म कब आई थी? 1982 बोलेंगे। और इसके जो डायरेक्टर हैं, जो इसके निर्देशक हैं, जो डायरेक्टर हैं, इनका नाम है रिचर्ड एटनबरो। क्या बोलोगे? रिचर्ड एटनबरो ने इस मूवी को बनाया है, ठीक है। अच्छा, तो ऑस्कर जीतने वाली भानु अथैया तो हो गई महिला। मैं पूछूं पहले पुरुष कौन है? बताएंगे? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन हैं? ऑस्कर जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष। अब भानु अथैया तो महिला है, तो क्या बोलोगे भैया जी? सत्यजीत रे हम आंसर करेंगे। इनको मिला था 1992 में। पहले पुरुष कौन है? सत्यजीत रे हमारा आंसर होना चाहिए दोस्त, 1992 में। अच्छा जी, ये ठीक है। अब हम आते हैं 2009 में हमारे 3 लोगों को मिला, और क्वेश्चन सुनना ध्यान से। कौन कौन है जी? AR रहमान है, अल्लाह रखा रहमान है, आपका रेसुल पुकुटी हैं, और गुलजार साहब हैं। क्या बोलोगे? गुलजार, सुना होगा तुमने इनको। और एक कौन है? रेसुल पुकुटी।
इन सबको मिला था जय हो गाने के लिए, रेशुल पुकुटी। और बच्चे अभी 2023 में किस किस को मिला? एक तो नाटू नाटू, नाचो नाचो, नाटू नाटू ट्रिपल आर मूवी का है, ठीक है। और बच्चे एक मिला द एलिफेंट विस्पर्स को, क्या बोलोगे? द एलिफेंट विस्पर्स को मिला, एलिफेंट विस्पर्स को मिला है, ठीक है। इसके लिए याद रख लेना, नाटू नाटू के लिए किसने बनाया इस मूवी को? राजमौली ने बनाया। किसने? राजमौली ने बनाया। और एलिफेंट विस्पर्स से बच्चे कौन नाम जुड़े हुए हैं? कार्तिक गोंजाल्विज, क्या बोलोगे? कार्तिक गोंजाल्विज, गोंजाल्विज। और साथ में गुनित मोंगा, क्या बोलोगे? गुनित नाम याद रखेंगे। ये हमारे टोटल, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, अब तक भारत को कुल कितने ऑस्कर मिल चुके हैं? कुल ऑस्कर आपसे इस बार परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं, भारतीय को कुल कितने ऑस्कर मिल चुके हैं? तो 1983 बोलेंगे बच्चे, 1983 भानुमथैया, 1992 सत्यजीत रे, 2009 में हमको 3 मिले, रेशुल पुकोटी, गुलजार और AR रहमान, और जय हो के लिए मिला, ठीक है। और 2023 में नाटू नाटू, नाचो नाचो के लिए मिला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे बच्चे, कुल ऑस्कर कितने हो गए? हमारे पास 7 हो गए। मेरे प्यारे बच्चे कभी गलत नहीं करेंगे भाई, कभी गलत नहीं करना भाई साहब। उत्तर इसका नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पुरुषों की हॉकी में अधिकतम ओलंपिक स्वर्ण पदक जीते हैं? कौन वो देश है जिसने सबसे ज्यादा ओलंपिक अवार्ड जीते हैं हॉकी में? तो क्या बोलेंगे भैया, कौन है? अपना प्यारा देश भारत। कितने? 8 गोल्ड अब तक जीत चुका है। और हॉकी से SSC क्वेश्चन ना पूछे किसी भी एग्जाम में आज तक हुआ नहीं। क्या बोलोगे? 8 गोल्ड जीते भैया। और 8 गोल्ड की कहानी सुन लो, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। 1928 में पहला, ठीक है, पहला ये थे बच्चे एम्स्टर्डम ओलंपिक। क्या था? एम्स्टर्डम ओलंपिक, ये पूछा जाता है कौन से ओलंपिक में जीता था? एम्स्टर्डम ओलंपिक में नीदरलैंड को हरा करके, इसी देश को हरा करके हमने जीता था, ठीक है। 1928 में, याद रख लेना। और कप्तान कौन थे? कप्तान थे भाई साहब इस समय जयपाल मुंडा। क्या बोलोगे? जयपाल सिंह मुंडा। तो पूछेंगे जब भारत ने अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था तब भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन थे? तो क्या आंसर आना चाहिए बच्चे? जयपाल सिंह मुंडा। फिर लगातार जीतते गए हम, 28 के बाद 32 में हमने जीता, 32 के बाद में बच्चे हमने 36 में जीता, 1940 में ओलंपिक नहीं हुए क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, ठीक है। 1944 में भी ओलंपिक नहीं हुए। और इसके बाद आता है 1948। बोलो देश इस टाइम पे आजाद हो गया था या नहीं? यस और नो? तो आजादी के बाद पहला गोल्ड है 1948। किसने हमको गुलाम बनाया था? इंग्लैंड ने। इसी इंग्लैंड को फाइनल में हमने हराया, इंग्लैंड को हराया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और बच्चे कैप्टन कौन थे? कैप्टन थे आपका यहां पर, क्या इंग्लैंड को हराया? कैप्टन थे यहां पर हमारे कौन? किशन लाल साहब। क्या बोलोगे? किशन लाल जी इस समय कैप्टन थे। ये 2 कैप्टन याद रख लेने हैं बच्चे, 2 कैप्टन याद रखेंगे, ठीक है। 1948 में जीते, फिर भैया 1952 में जीते, फिर भैया 1956 में जीते, और फिर भैया हम 1960 में जीते या नहीं जीते? तो याद रख लेना, ये यहां पर हमारा सफर रुक गया। यहाँ पाकिस्तान जीता था। तो अभी क्वेश्चन पूछा आपका SSC CPO 2022 ने, SC MTS ने पूछा, SSC आपका बच्चे GD 2023 में क्वेश्चन पूछा गया कि भारत ने किस वर्ष में ओलंपिक में गोल्ड नहीं जीता है? 1960 में हमारी रफ्तार रुकी थी। और याद रख लेना 1964 में जीता। और भैया कितने हो गए? 3, 6 और एक 1980 में जीता। लास्ट टाइम हमारा जो गोल्ड आया वो मॉस्को में आया था। लास्ट टाइम गोल्ड मॉस्को में आया, या कोई भी मेडल। कहते हैं ना, अभी 2021 में कौन सा मेडल हमने जीता था बताना? 2021 में क्या जीता था हमने? टोक्यो में। कौन सा हॉकी में जीता था? तो भैया यहां पर हमने ब्रॉन्ज जीता, कांस्य जीता था, कांस्य। क्या जीता था? कांस्य जीता था। इसीलिए हम कहते हैं कि 41 वर्ष के बाद, इसलिए 41 वर्ष के बाद हमको कोई मेडल दोस्त देखने को मिला हॉकी में, ठीक है। और यहाँ कैप्टन थे मनप्रीत सिंह, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत?
बहुत बढ़िया। आगे चलें। अब बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन आएगा आपका हॉकी विश्व कप से। मैं आपको फुटबॉल बता चुका हूँ बच्चे, ऐसे ही मैं सबका बताता जा रहा हूँ। क्रिकेट में आपको बता चुका हूँ। आज हॉकी विश्व कप पर आ जाए। हॉकी विश्व कप पहली बार कब हुआ था? तो पहली बार बच्चे 1971 में हुआ। बहुत इससे थोड़ा सा क्वेश्चन बनता है। पहली बार कब हुआ? 1971 में। कहाँ पर हुआ था? बार्सिलोना में हुआ। कहाँ पर? बार्सिलोना में हुआ। ठीक है, बार्सिलोना में। और बच्चे जीता कौन था इसको? जीता था इसको बच्चे पाकिस्तान। कौन जीता इसको? ना पाकिस्तान। अच्छा, यहां पर हम बात करें भारत कितनी बार हॉकी विश्व कप जीत चुका है? फटाफट से आंसर करेंगे। भारत कितनी बार हॉकी वर्ल्ड कप को जीत चुका है? हॉकी विश्व कप को जीत चुका है? तो बोलना भैया सिर्फ एक बार जीता है हमने, 1975 में। तो पूछा जाता है 1975 में जब भारत हॉकी का वर्ल्ड कप जीता तो कौन से देश को हराया था? चैंपियन उस टाइम के पाकिस्तान को हराया था। ये बात ही याद रख लेनी है, कभी गलत नहीं करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं हॉकी विश्व कप कितनी बार जीता? ऑप्शन में मिलता है 8। गोल्ड की तरफ भाग जाते हैं बच्चे। एग्जाम में कई बार हम उन क्वेश्चंस को गलत करते हैं जो हम करना जानते हैं। इसीलिए हमेशा प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है और उतना विवेक अपने अंदर अभी से पैदा करो कि हम प्रश्न को बहुत ध्यान से और विकल्पों को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, आगे आएंगे। एक बच्चे ने पूछा है सर क्या हमारा नेशनल गेम हॉकी है? अगर बच्चे पेपर में आएगा तो हॉकी लिखना है। बाकी जब खेल मंत्रालय को आरटीआई लिख करके ये पूछा गया कि भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी कब घोषित किया गया था, तो खेल मंत्रालय ने इसके जवाब में आंसर दिया कि कभी नहीं। ठीक है, लेकिन कभी परीक्षा में आए तो हम लिखेंगे फील्ड हॉकी, मैदानी हॉकी। अदरवाइज किसी तारीख को इसको घोषित नहीं किया गया है। ठीक है, आगे आएंगे। निम्नलिखित में से किसने रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस कथक पुस्तक लिखी है? कथक के ऊपर पुस्तक लिखी है, कौन सी? रिदमिक इकोज एंड रिफ्लेक्शंस। ये पुस्तक लिखी है बच्चे शोभना नारायण जी ने। किसने? शोभना नारायण जी ने। देखो, सुनैना हजारीलाल अग्रवाल, प्रेरणा श्रीमाली, कुमुदनी लखिया, ये सब भी कथक की ही कलाकार हैं। तो इनके नाम पर भी थोड़ा गौर आप देंगे। क्या बोलोगे? कथक कलाकार नोट्स में आप लिखेंगे क्या? हजारीलाल अग्रवाल, प्रेरणा श्रीमाली, कुमुदनी लखिया। ओके साहब। अच्छा, शोभना नारायण जी से सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, शोभना नारायण को कथक के लिए पद्मश्री कब मिला? 1992 में मिला। और इनकी एक और बुक बच्चे बहुत पूछी जाती है जिसका नाम है डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र। किसकी पुस्तक है? डांस लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र किसकी पुस्तक है? तो क्या कहेंगे भाई साहब? आपका उत्तर होना चाहिए जिस शोभना नारायण की है। शोभा नहीं देता भाई थकना, शोभा नहीं देता थकना, बोला था कल, यस और नो? तो क्या बोलेंगे? थक। चलो भाई, जब मैंने आपको बताया था रोशन कुमारी, पिताजी का नाम रोशन करना है, मम्मी का सितारा तुम बनोगे, सितारा देवी, ये हमने बात की थी। आगे आएंगे। टीवी शो आपकी कचहरी को निम्नलिखित में से किसने संचालित या होस्ट किया था? देखेंगे बड़े ध्यान से। अब आप सबको इसका उत्तर पता है या नहीं भी पता है, लेकिन गलत जरूर बताओगे। तो आप क्या कहोगे? भैया सी 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 रजत शर्मा। और मैं कह दूंगा कि भैया आपने कितनी बार ना जाने देखा होगा रजत शर्मा ने आपकी अदालत को होस्ट किया है। वो कचहरी पूछ रहा है भैया, ये तो मजाक हो जाता रहे पेपर में है। रजत शर्मा नहीं भाई, क्या बोलोगे? आपकी अदालत के लिए जाना जाता है रजत शर्मा को, तो बोलोगे या नहीं? 2008 में एक शो आया था आपकी कचहरी, और बच्चे किरण बेदी इसको संचालित करती थी। क्या बोलोगे? किरण बेदी, भारत की प्रथम महिला आईपीएस। ठीक है, आपकी अदालत बच्चे बहुत पुराना शो है, अपने जन्म के वर्ष से चल रहा है, 1993 से चल रहा है, 1993 से चल रहा है रजत शर्मा का शो। ऐसे ही बहुत चर्चित शो इंडिया में रहे हैं, जैसे आपका मेधा पाटकर, हमेशा याद रख लेना, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन के लिए जानी जाती हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा हुआ है? ठीक है, नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो बच्चे नाम है उसमें नाम आता है सत्यमेव जयते को किसने होस्ट किया था?
सत्यमेव जयते एक बच्चे प्रोग्राम टीवी पर आया, बोलेंगे सत्यमेव जयते को किसने होस्ट किया था 2012 में? क्या बोलोगे? आमिर खान ने। किसने? आमिर खान ने इसको होस्ट किया था। अगर मैं आपसे पूछूं बिग बॉस, जो एक बच्चे आपने देखा होगा ड्रामेबाजी वाला, बिग बॉस 2006 में कौन इसको होस्ट करता है? आपका सलमान खान। सलमान खान इसको होस्ट कर रहे हैं। अच्छा, अमिताभ बच्चन कौन सा शो होस्ट करते हैं ये बताएं। अमिताभ बच्चन कौन सा शो होस्ट करते हैं? तो कौन बनेगा करोड़पति, KBC, सन 2000 से आ रहा है, सन 2000 से आ रहा है। और खतरों के खिलाड़ी को होस्ट किसने किया है? एक टीवी पर बच्चे शो आया, खतरों के खिलाड़ी। खतरों के खिलाड़ी, इसको होस्ट किसने किया है? तो खतरों के खिलाड़ी 2008 में आया था। क्या बोलोगे भैया? एक्शन के स्टार रोहित शेट्टी। क्या बोलोगे? रोहित शेट्टी। देखा होगा तुमने, गोलमाल गोलमाल जैसी मूवी बनाई है नई वाली, तो क्या बोलोगे? रोहित शेट्टी। ये हमको पता होना चाहिए, तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आपकी कचहरी, इस बार ये क्वेश्चन पूछा गया दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 में, ठीक है। और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल AWTPO के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए बच्चे, 2020 दिल्ली पुलिस जितने भी क्वेश्चन पूछे गए, SSC ले रहा तो तैयार होने चाहिए आपके, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई फटाफट से, आगे आएंगे। भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग की स्थापना कब की गई थी? वैन। क्या बोलोगे? कौन सा? पॉपुलेशन कमीशन। क्या बोलोगे? नेशनल पॉपुलेशन कमीशन। तो बच्चे क्या बोलोगे? राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग बना है 11 मई सन 2000 को। और इसके अध्यक्ष जो होंगे, कभी भी आपसे पूछे जनसंख्या आयोग के अध्यक्ष कौन है, ये आप मुझे बताएं। जनसंख्या आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो क्या बोलोगे भैया? इसके अध्यक्ष वो होंगे जो नीति आयोग के अध्यक्ष रहेंगे। अब बताओ, जो नीति कमीशन है, जो नीति कमीशन है, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन रहते हैं? तो आप कहेंगे भैया देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही होंगे। इसके उपाध्यक्ष कौन होंगे? जो बच्चे नीति आयोग के उपाध्यक्ष होंगे। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है साहब इस समय? तो क्या बोलोगे भाई साहब? सुमन के बेरी हैं। क्या बोलोगे? सुमन के बेरी हैं। और आपसे पूछ ले नीति आयोग के CEO, नीति के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्य अधिकारी कौन है? तो क्या बोलोगे? BVR सुब्रमण्यम है जी, BVR सुब्रमण्यम है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे पूछूं जनसंख्या दिवस, देखो इससे कभी रिलेट मत करना 11 मई से। जनसंख्या दिवस बच्चे बताएं कब मनता है? बड़े आराम से विवेक से उत्तर बताया करो। तो जनसंख्या दिवस कब मनेगा? जनसंख्या दिवस बच्चे 11 जुलाई को मनाया जाता है। और जब बात आती है नीति की, देखो नीति आयोग किसकी जगह पर बना है? योजना आयोग की जगह पर, प्लानिंग कमीशन की जगह पर, प्लानिंग कमीशन की जगह पर नीति आयोग, योजना आयोग के स्थान पर क्या बनाया हमने? नीति आयोग को बनाया। कब बना था? सन 2015 में, 2015 में। नीति का फुल फॉर्म बोल दो बच्चे, क्या बोलोगे? ये भारत को परिवर्तित करने के लिए बड़ा पूछा जाता है इसका फुल फॉर्म, नेशनल इंस्टीट्यूट। 2 बार बोलना है कम से कम, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, भारत को बदलने के लिए। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। बोलो आया मजा? अरे इतना तो बोल दिया करो भाई। नीति आयोग कब बना? 2015 में बना। इसी को क्या बोलते? नीति को भारत सरकार का थिंक टैंक। पूछता कौन सा आयोग है जो भारत सरकार का, क्या बोलोगे? कौन सा आयोग है जिसको भारत सरकार का थिंक टैंक सोचते हैं? थिंक टैंक जो सोचने का काम करता है, थिंक टैंक बोलते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे आएंगे भैया। नालंदा महाविहार की स्थापना निम्नलिखित में से किस राजा ने की थी? देखो जो बच्चे गुप्त हैं, गुप्त वंश को हम कहते हैं, जो गुप्त डायनेस्टी है उसको बोलते हैं हम भारतीय इतिहास का स्वर्णकाल, गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल। इसके समय पर बहुत काम हुए।
गुप्तों के समय बहुत सारे मंदिर बने, बहुत सारी झीलों का पुनरुद्धार हुआ, फिर से जीर्णोद्धार उनका किया गया। और ऐसे ही भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी, क्या बोलोगे, नालंदा महाविहार कहाँ पर स्थित है? बिहार में। क्या बोलोगे? बिहार में स्थित है, और कुमार गुप्त प्रथम ने इसको बनवाया था। लेकिन बच्चे कभी आपसे पूछ ले नालंदा का पुनर्निर्माण किसने कराया, लेकिन देखो नालंदा एक बार विक्षिप्त हो गया आपका, बख्तियार से नहीं, बाद पहले उससे। क्या बोलोगे? नालंदा का अगर क्वेश्चन पूछ ले, नालंदा का पुनर्निर्माण यानी कि फिर से निर्माण किसने कराया था? क्या बोलोगे? पुनर्निर्माण। तब हमारा आंसर होना चाहिए धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है। और धर्मपाल को ही हम जानते हैं बिहार के विक्रमशिला यूनिवर्सिटी के लिए, विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था इन्होंने। ये दोनों क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय बनवाया था। नालंदा किसने? कुमारगुप्त ने। और कुमारगुप्त की उपाधि भी याद रखें, कुमारगुप्त जो गुप्त वंश के शासक हैं, उपाधि थी बच्चे इनकी शक्रादित्य। क्या बोलोगे? गुप्त वंश का वह कौन सा शासक है जिसकी उपाधि शक्रादित्य थी? क्या थी? शक्रादित्य थी, ठीक है। नालंदा कहाँ स्थित है? बिहार में। बिहार में एक स्थल पड़ता है राजगीर, राजगीर से 90 किलोमीटर दूर पर नालंदा है, और भारतीय ज्ञान का केंद्र रहा। और बच्चे बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसके लिए इसको जाना जाता था, महायान शाखा। और बड़ा मतलब गौरवान्वित करने वाला स्थान था, दुनिया से लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे। और बच्चे क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीसीएस परीक्षा में कि नालंदा में छात्र और शिक्षक का अनुपात कितना हुआ करता था? तो 5 छात्रों पर 1 शिक्षक था। 5 छात्रों पर 1 शिक्षक। आप समझ सकते हैं कितना शानदार रेशियो रहा होगा। और बच्चे ज्ञान का केंद्र जब इसको बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया, आग लगी तो 3 महीने तक आग लगती रही नालंदा में, और भारतीय ज्ञान के केंद्र को किसके द्वारा? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया, जिसकी एक कहानी मैंने आपको बताई थी। बख्तियार खिलजी जब बीमार हो गया, उसका इलाज किसी उलेमा के द्वारा संभव ना हो पाया, तब उसको किसी ने बताया कि नालंदा में जो आचार्य शीलभद्र हैं वह तुम्हारा इलाज कर सकते हैं, ठीक है। तब आपका बख्तियार खिलजी वो इलाज करने को तैयार हुआ और उसको फायदा हुआ। तब उसको पता चला कि हिंदुस्तानियों के पास इतना ज्ञान, इस ज्ञान के केंद्र को ही नष्ट कर दो, ठीक है। ये याद रख लेना। ओके, आगे आते हैं। सिख धर्म के छठे गुरु निम्नलिखित में से कौन हुए थे? बोलेंगे भाई फटाफट से। चलो भाई, सर्व क्लास को मंडे से फ्राइडे रखिए। आपने बच्चे अभी पढ़ा नहीं, शायद मैंने शुरुआत में ही बताया है, लेकिन बच्चे मंडे से फ्राइडे में एक प्रॉमिस करो मुझे कि सैटरडे संडे रिवीजन करोगे। बच्चे जिस दिन परीक्षा के हॉल में जाओगे ना, एक एक प्रश्न की कनपट्टी पे तुम्हारा उत्तर लगना चाहिए, ठीक है। ये प्रॉमिस पहले दो, तब क्वेश्चन में आगे बढ़ूंगा कि भैया हम रिवीजन करेंगे बहुत अच्छे से। मुझे मतलब तुम रोबोट बना देने हो इसके, ये समझ लो, और तुम बन जाओगे, मेहनत करोगे तो, ठीक है। आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया जी। सिखों के छठे गुरु कौन हुए थे? छठे गुरु भैया गुरु हरगोविंद थे। गुरु रामदास जी की बात मैं करता हूं, ये चौथे गुरु हैं बच्चे। गुरु अंगद जी की बात करते हैं, ये दूसरे गुरु हैं। गुरु अर्जुन देव जी ये 5वें गुरु हैं। कौन थे ये 5वें गुरु हैं, ठीक है। तो सिखों के छठे गुरु पूछे, हरगोविंद हैं छठे गुरु। ये सीन 2 पर दिखा दें भाई नाम, ताकि बच्चों को साफ साफ दिख जाए। पहले गुरु कौन थे बच्चे? क्या बोलोगे? जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की, तो क्या बोलेंगे? नानक देव थे जी। क्रम बहुत पूछा जाता है बच्चे। पहले कौन थे? नानक देव थे। दूसरे पूछे तो गुरु अंगद देव थे जी। कौन थे? गुरु अंगद देव थे। तीसरे पूछे तो क्या बोलते हैं? अमरदास जी थे। अमरदास जी थे। मैं ऐसे बोलता हूं, नानक क्या हो गए? नानक क्या बोलोगे? गुरु नानक देव आपका हो गए बच्चे। और फिर मैंने पूछा आपसे, दूसरे हो गए अंगद। तीसरे पूछे तो तीसरे कौन हो गए? गुरु अमरदास हो गए। चौथे पूछे बच्चे क्या हो गए? ये आपका रामदास जी हो गए। 5वें पूछे तो बच्चे क्या बोलोगे? अर्जुन देव हो गए। कौन हो गए? अर्जुन देव हो गए। क्या बोलोगे? अर्जुन देव, ठीक है। हाँ, वो बच्चों को साफ साफ दिखता रहना चाहिए। नानक देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव। छठे गुरु मैंने आपको अभी बताए हरगोविंद हैं। कौन है? हरगोविंद जी हैं छठे गुरु। और 7वें गुरु कौन है बच्चे? आपका हर राय थे। 8वें गुरु कौन थे? हरकिशन थे।
नौवे गुरु आप सब जानते हैं बच्चे कौन है, आज नाम याद रखें, फिर मैं आपको बताऊंगा इनसे जरूरी चीजें, आज बेसिक चीजें जाने। तेग बहादुर और 10वें गुरु कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी थे, ठीक है। अच्छा, बेसिक जानकारी में अगर हम आते हैं और आगे थोड़ा सा, तो यहां पर याद रख लेना, सिखों के ये कौन से गुरु हैं, 5वें गुरु। इनकी हत्या किसने कराई थी, तो बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, जहांगीर ने, क्योंकि इन्होंने जहांगीर के पुत्र खुसरो खां की हेल्प की थी उसके खिलाफ विद्रोह में, तो जहांगीर ने हत्या कराई थी। ऐसे ही बच्चे 9वें गुरु जो हैं गुरु तेग बहादुर, इनकी हत्या किसने कराई थी, 9वें गुरु इनकी हत्या बच्चे किसने कराई थी, ये औरंगजेब ने, कश्मीरी जो ब्राह्मण थे उनकी हेल्प की वजह से और इस्लाम स्वीकार ना करने की वजह से औरंगजेब ने इनकी हत्या करा दी थी, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और आगे फिर किसने आपका अमृत सरोवर आदि की स्थापना की, ये सब हम जानते चलेंगे। नेक्स्ट है जी, महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में बारदोली सत्याग्रह में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, किसान, बोलेंगे भाई फटाफट से, बोलेंगे भाई फटाफट से, चलो भाई फटाफट से बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आपका आंसर होगा भैया लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल। हाँ जी भाई साहब, क्या कहेंगे, ये हम कहेंगे कि भाई साहब ये उत्तर होगा, क्या आंसर आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखो ये जो सरदार टाइटल है इनको ये किसने दिया था, सरदार की जो उपाधि है ना बच्चे, ये बारदौली की महिलाओं ने दी थी। बारदौली किस स्टेट में है, फटाफट से बताएं। बारदौली की जो महिला थी उन्होंने उनको ये उपाधि दी, तब ये एडवोकेट हुआ करते थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपनी वकालत छोड़कर के शामिल हो गए और एक नारा आया बच्चे बारदौली सत्याग्रह के दौरान, पूछा जाता है कौन सा नारा दिया गया, कर मत दो, यानी टैक्स मत दो, टैक्स मत दो, कर मत दो, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा उस समय चर्चित हुआ। बच्चों का आंसर आया गुजरात, गुजरात, गजब। अच्छा मुझे बताएंगे इनको बोलते हैं क्या, लोह पुरुष बोलते हैं। पूछा जाता है भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, लोह पुरुष किसको कहा जाता है, वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। इनकी याद में बच्चे हम क्या मनाते हैं, एकता दिवस मनाते हैं। बोलो भाई एकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, एकता दिवस भैया जी 31 अक्टूबर को। इन्होंने भैया क्या किया था ऐसा, तो इन्होंने देश का एकीकरण कर दिया था बच्चे, तो क्या बोलते हैं 562 रियासतें तो देश में मिल गई थी और 3 जो रियासतें थीं, ठीक है, 562 रियासतों का एकीकरण इन्होंने किया। 3 रियासत कौन कौन सी नहीं मिली थी, तो क्या बोलोगे, जूनागढ़, जूनागढ़, हैदराबाद, हैदराबाद और जम्मू एंड कश्मीर, जो बहुत समस्या के लिए रहा बच्चे, बहुत समस्या पैदा की। जूनागढ़ को तो हमने रेफरेंडम से, प्लेबिसाइट यानी कि जनमत संग्रह से मिला लिया, क्योंकि यहाँ पर हिंदू जनता थी और राजा मुस्लिम था, तो हिंदू जनता ने वोट कर दिया भारत के पक्ष में आने के लिए। हैदराबाद को ऑपरेशन पोलो से, बड़ा पूछा जाता है, हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन किया गया था, क्या बोलोगे, ऑपरेशन पोलो किया गया था। जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ के राजा हरि सिंह थे, तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के मिलाया गया, तब इन्होंने कहा था कि ये क्या रहेगा, भारत का अभिन्न हिस्सा रहेगा, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अच्छा अगर हम बात करें इनकी भैया, ये 1931 में, कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, 1931 में ये कराची अधिवेशन के अध्यक्ष रहे कांग्रेस के। कराची अधिवेशन जब सरदार भगत सिंह जी को फांसी हुई थी उसी समय नज़दीकी का ये अधिवेशन था। कराची अधिवेशन के समय कौन अध्यक्ष थे, सॉरी कराची अधिवेशन के अध्यक्ष लिख लेंगे, कराची अधिवेशन के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ठीक है। इनकी बुक का नाम याद रखें, एसएससी बड़ी पूछती है, इनकी पुस्तक का नाम है ऑन इंडियन प्रॉब्लम, क्या बोलोगे, ऑन इंडियन प्रॉब्लम। किसकी बुक है ये बच्चे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बुक है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति कहाँ पर स्थित है, उसकी हाइट भी बताओ। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की बच्चे उसको बोलते हैं, यूनिटी के लिए काम किया इन्होंने देश की, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। बोलेंगे गुजरात के किस जिले में है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर है।
182 मीटर गुजरात के बच्चे नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में है। क्या बोलोगे? नर्मदा जिला गुजरात। क्या बोलोगे? नर्मदा जिला गुजरात में स्थित है आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये बात आपको दोस्त पता होनी चाहिए। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं बच्चों के। नाम मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। चीनू सिंह एक नाम मुझे दिखा है, महनाज शेख दिखा है, विकास कुमार, ओम त्रिपाठी, बहुत गजब, बहुत शानदार। आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शिक्षा के अधिकार के प्रावधान को स्थापित करता है? ये आपका एक रिवीजन का बड़ा शानदार सा क्वेश्चन और 100% रिजल्ट चाहता हूं बच्चे। क्या बोलोगे? 22(3) ये गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण की बात बताता है। क्या बोलोगे? आर्टिकल 21A किस बच्चे इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन हुआ था? जब 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया था, 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सन 2002। पूछे कि ये बच्चे जो शिक्षा का अधिकार बनाया गया, ये किस समिति की रिपोर्ट पर बनाया गया? तो समिति की रिपोर्ट आई थी बच्चे, तापस मजूमदार समिति। क्या बोलोगे? तापस मजूमदार समिति की रिपोर्ट पर। तापस मजूमदार कमेटी थी आपका, जो 1999 में जिसने रिपोर्ट दी, इसी की रिपोर्ट के आधार पर। अब मैं एक क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं आपसे, मुझे दोस्त बता दो, आर्टिकल 21A के जैसा, आर्टिकल 21A के जैसा कौन सा अन्य अनुच्छेद है? ऐसा और कौन सा अनुच्छेद है, ऐसा और कौन सा आर्टिकल है जो 21A के जैसी बात करता है, सेम एज आर्टिकल 21A? तो DPSP में मैंने बताया था आर्टिकल 45, जो बच्चे 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों की बात करता है, और आर्टिकल 21A बात करता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों की बात। तो दोनों शिक्षा की बात करते हैं, ये कभी गलती नहीं करनी है रे बाबा। ठीक है, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अच्छा जी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी किसी बंदी को अगर किसी अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है तो उसको नज़दीकी मजिस्ट्रेट या जिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है वहां 24 घंटे में पहुंचाना होगा। लाने ले जाने का समय काउंट नहीं होगा। तो क्या बोलेंगे भैया? यही है व्यक्ति की स्वतंत्रता, और ये किस में बताई गई है? आर्टिकल 32 में बताई गई है। आर्टिकल 32 में बच्चे सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करता है। क्या बोलोगे? कौन? जो उच्चतम न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, ये 5 रिट जारी करता है। ठीक है, जिसमें से एक उत्प्रेषण होती है, एक प्रतिषेध होती है, एक परमादेश होती है, और 5वीं रिट का क्या नाम है ये आप बताएंगे। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण होती है। फटाफट से आंसर कर दे सारे बच्चे। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी। परमादेश में बच्चे मैंडेमस बोलता, हम आदेश देते हैं। कोई अधिकारी अगर अपना काम नहीं कर रहा है, रेड टेपिज्म हमारे देश में बहुत चलती है। ठीक है, अधिकारी कुर्सी पर बैठकर ऐसे हो जाते हैं जैसे कुर्सी इनके पिताजी की हो। तो क्या बोलते हैं? फिर कोर्ट में व्यक्ति जाए तो कोर्ट आदेश देता है। ठीक है, तो क्या बोलोगे? 5वां है अधिकार परीक्षा, मतलब जिसका जो अधिकार है वो कहीं और दखल ना करे। तो ये 5 रिट हैं। किस में बड़ा पूछा जाता है? आर्टिकल 32 में 5 रिट हैं। इनको हम बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या बोलते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। बड़ा पूछा जाता है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल को कहा जाता है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने इसकी बहुत तारीफ की। और ऐसे ही बच्चे, ये तो हो गया सुप्रीम कोर्ट का। मुझे बताएंगे हाई कोर्ट की जो रिट है, हाई कोर्ट भी बच्चे रिट जारी करता है 5, ये किस आर्टिकल के तहत करता है? जो उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय है। तो क्या आंसर आना चाहिए भाई साहब आपका? आप कहेंगे भैया जी हाई कोर्ट जो है ना, ये आपका आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी करता है। तो 32 और 226 दोनों में बच्चे कभी गलती नहीं करनी है। करोगे तो नहीं गलती? बोल दो, बोलो नहीं करेंगे। नहीं करेंगे जी। गणतंत्र दिवस पर, गणतंत्र दिवस पर बच्चे अगर हम बात करते हैं, राष्ट्रपति को कितने तोपों की सलामी दी जाती है? और ये बड़ा फैक्ट है, आप लोगों ने सुना होगा। अभी दिल्ली पुलिस में फिर से कहा, आपका दिल्ली पुलिस AWO TPO में क्वेश्चन पूछा गया, तो क्या बोलेंगे? HCM दोनों में पूछा गया है। 21
तोपों की सलामी। दरअसल में बच्चे 21 तोप नहीं होती हैं, ठीक है, 8 तोप होती है। कितनी तोप होती हैं? 8 तोप होती हैं। इसमें से एक तोप चुपचाप खड़ी रहती है, और जो 7 तोप हैं, यहां देख सकते हो आप फोटो में, ऐसे 7 तोप होती हैं। 7 तोपों से 3-3 गोले छोड़े जाते हैं। 7 तोपों से 3-3 गोले, एक तोप चुपचाप खड़ी रहेगी, हेड तोप बोलते हैं इसको। 7 तोप 3-3 गोले छोड़ेंगे। क्या छोड़ेंगे? 3-3 गोले। और तोप का क्या नाम है जिससे जिससे सलामी दी जाती है? तोप का नाम है बच्चे आपका 105 mm की 105 mm इंडियन फील्ड गन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 105 mm इंडियन फील्ड गन इसको हम कहते हैं। अच्छा, कब से दी जाती है भैया? अगर मान के चलो भारत के राष्ट्रपति हैं और उसी समय कोई आपका चीफ गेस्ट भी आया है। इस बार कौन चीफ गेस्ट थे? अल-सीसी, मिस्र के राष्ट्रपति, याद है? तो कोई भी बाहर से आएगा तो 1971 से ये स्थायी किया गया है। कब से? 1971 से ये स्थायी किया गया है। जो सैनिक टुकड़ी होगी, जो सैनिक खड़े होंगे तोपों की सलामी के लिए, सैनिक टुकड़ी होती है बच्चे 122 सैनिक। कितने? 122 सैनिक होते हैं। अच्छा, मैं आपसे पूछूं कितने अंतराल पे गोला छोड़ा जाता है? क्या आप बता सकते हैं? बोले फटाफट से। अच्छा, ये बताएं हमारा राष्ट्रगान कितनी देर में होता है? तो राष्ट्रगान आप कहेंगे भैया 52 सेकंड में होता है। तो इसी 52 सेकंड के अंतराल में बच्चे सलामी दी जाती है, और प्रत्येक प्रत्येक 2.25 सेकंड पर, प्रत्येक 2.25 सेकंड पर एक गोला छोड़ा जाता है। क्या बोलोगे? एक गोला छोड़ा जाता है, और इस तरह से 52 सेकंड राष्ट्रगान भी चलता रहता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 7 तोपें सलामी देंगी। किसको? राष्ट्रपति साहब को सलामी देंगी। कब देंगी? गणतंत्र दिवस पर यह सलामी दी जाती है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा समूह द्वीपीय देशों के समूह है? द्वीपीय देशों के समूह है। यानी कि द्वीप क्या होता है भैया? द्वीप वो होता है जो चारों तरफ से जल से घिरा हो। तो बच्चे, भारत एक द्वीप है या नहीं है? भारत एक द्वीप है, यस और नो? तो आप कहेंगे भैया नहीं, भारत चारों तरफ से जल से नहीं घिरा हुआ है। नो। क्या बोलोगे? नहीं है, जल से घिरा हुआ नहीं है। तो जल से घिरा हुआ क्या श्रीलंका है? हाँ जी। मालदीव है? हाँ जी, बिल्कुल है। श्रीलंका और मालदीव। देखो, मालदीव है। चाइना, ये जल से घिरा हुआ है क्या? भारत के इधर चाइना है, नहीं घिरा हुआ जी, ठीक है। पाकिस्तान भारत के इधर चारों तरफ जल से घिरा हुआ है, ये रहा, ये, ठीक है। क्या बोलोगे? नहीं जी। श्रीलंका है? हाँ जी। देखो मैप पर, सीन 2 पे दिखाओगे बच्चों को। ये देखो भाई साहब, ये क्या है? ये श्रीलंका है भारत के नीचे। तो ये जल से घिरा हुआ चारों तरफ से या नहीं? और बच्चे यहां पर ये द्वीपों का समूह, ये लक्षद्वीप है। ये क्या है? ये लक्षद्वीप है। और उधर राइट साइड में ये क्या है आपका? ये श्रीलंका है। क्या बोलोगे? श्रीलंका, सॉरी लक्षद्वीप बोल रहा हूं मैं इसको। क्या बोलोगे? लक्षद्वीप। इसके ऊपर ये क्या है? मालदीव है। द्वीपों का समूह मालदीव, ठीक है। तो क्या बोलोगे? श्रीलंका और मालदीव दोनों कैसे हैं? द्वीपीय हैं, द्वीपीय। बांग्लादेश है क्या? नहीं जी, मालदीव है, ठीक है। कोई दिक्कत? सही उत्तर आना चाहिए। भारत क्या है? भारत 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। तो भारत को बच्चे हम क्या बोलेंगे? प्रायद्वीप बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। प्योर्टो बोलेंगे भाई, प्योर्टो रिको ट्रेंच, ये आपका किस महासागर में स्थित है? ऐसी ही मैंने एक ट्रेंच आपको बताई थी, अगर आपको याद हो तो। क्या बोलोगे भैया? प्योर्टो रिको ट्रेंच कौन से महासागर में है? तो हमारा आंसर क्या आएगा भैया? अटलांटिक महासागर में है। पीले पर पीला नहीं रे बाबू, पीले पर पीला नहीं रे। अच्छा, सबसे गहरी गर्त मैंने आपको बताई थी, उसकी गहराई बता दो। सबसे गहरी बच्चे जो ट्रेंच मैंने आपको बताई थी, गर्त बोलो या खाई बोलो, मेरियाना, ठीक है। और मेरियाना तो गर्त थी, बिंदु कौन सा था? वो पॉइंट कौन सा था? मैंने आपको पॉइंट बताया था, और अपने हर एक प्यारे छात्र से उस पॉइंट का नाम सुनना चाहता हूं, प्लीज बताएंगे, ठीक है। तो क्या बोलोगे? मेरियाना गर्त 11,022 मीटर भैया आपने हमको पढ़ाया था। और प्योर्टो रिको की बात करते हैं तो 8,376 मीटर। और बच्चे क्या बोलोगे? प्योर्टो रिको ट्रेंच ये अटलांटिक महासागर में 8,376 मीटर गहरी है।
अच्छा जी, तो क्या बोलोगे भैया, कौन सा था बिंदु? चैलेंजर डीप। तो कभी, याद है ना, चैलेंजर, चैलेंजर पॉइंट था, चैलेंजर डीप था। मैंने कहा था कभी एकदम से भाग के उत्तर मत लिखना। उस वाले में भी विकल्प में एसएससी ने क्या पूछा है, ऑप्शन में रख दिया है मेरियाना गर्त को, तो गलत नहीं करना था, चैलेंजर डीप था जी। ठीक है, आगे आएंगे। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? और जब कभी एसएससी का पेपर देने जाओ तो बच्चे एक्ट याद होने चाहिए, आईपीसी की धाराएं याद होनी चाहिए। मैं इसी प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा। और पिछला दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव 2020 आपने अगर देखा हो तो धाराएं पूछी गई खूब कि आत्महत्या के लिए कितनी सजा है, तो वो बेसिक और इंपॉर्टेंट धाराएं आपको पता होनी चाहिए, मैं बताऊंगा। तो क्या बोलोगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब का है बच्चे? 1972 का है, 1972 का है। ठीक है, और कभी पूछे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन कब हुआ, अमेंडमेंट इसमें कब हुआ था? तो संशोधन हुआ बच्चे इसमें सन 2002 में। क्या बोलोगे, संशोधन हुआ इसमें 2002 में। अगर बच्चे मैं इंपोर्टेंट एक्ट की बात करूं, आपसे पूछे कभी भी, जैसे वन संरक्षण अधिनियम आपका हो गया 1972। अच्छा, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किससे? जो वाटर बच्चे आपका पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, इसको कंट्रोल करने के लिए जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, ये कब का है? कब का है? तो आपका आंसर आना चाहिए 1974 का। आपसे पूछे एयर पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981 का है। एक बच्चे एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पूछा जाता है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण, जिसको हम छाता, छाता अधिनियम भी बोलते हैं, छाता अधिनियम भी बोलते हैं, ये कब का है? 1986 का है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट पूछा जाता है बच्चे, जैव विविधता के लिए एक्ट पूछा जाता है, बायोडाइवर्सिटी के लिए कब का है? सन 2002 का है। ऐसे ही पूछा जाता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए, आपका राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के लिए, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, तो क्या बोलोगे, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के लिए जो एक्ट आया वो 2010 में आया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के लिए बच्चे सन 2010 में आया, कभी गलत नहीं करना, सन 2010 में आया है। तो क्या बोलोगे भैया, वन्य जीव पूछेगा 1972 पूछ लेंगे, जल पूछेगा 1974 कहेंगे, वायु पूछे 1981 कहेंगे, पर्यावरण पूछे 1986 कहेंगे, जैव विविधता के लिए पूछे सन 2002 कहेंगे, और बच्चे राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के लिए पूछे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसको एनजीटी एक्ट भी बोलते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी एक्ट भी बोलते हैं, 2010 हम कहेंगे, कभी गलत नहीं करना है। अच्छा, आगे आएंगे जी फटाफट से, कोई दिक्कत इस बात में? नेक्स्ट है, फटाफट से आएंगे, बोले भी फटाफट से। भैया क्या एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट करती है? बच्चे ये भी बात मैं आपको बता दूं, अभी एमटीएस जो 2023 हुआ है, इसमें बच्चे अगर करंट अफेयर्स को छोड़ दूं तो मैं कहूं 25 में से 20 से 21 क्वेश्चन रिपीटेड हैं। ठीक है, एसएससी जीडी की अगर बात करें, एसएससी जीडी में अभी रिसेंट में इन्होंने 2023 में 20 क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं जीएस के। अगर मैं बात करूं 12 से 13 क्वेश्चन बच्चे रिपीटेड पूछे हैं, एक एवरेज मैं आपको बता रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं, लगभग आप सोचो 60% तो अगर हमने कमांड बना ली तो वहां से पक्का हो जाएगा, और 40% के लिए हम एक्सपेक्टेड का जोर लगाते रहेंगे। ठीक है, चलो भाई आगे आएंगे। मुरलेन, मुरलेन, लेन क्या बोलते हैं, मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ का है बच्चे? मिजोरम का है, मिजोरम का। मिजोरम में ये 3 है आपका, एक फांगपुई चलता है, क्या बोलोगे, फांगपुई, इसको मैं देसी तरीके से याद कराता था बच्चों को हमेशा, ब्लू माउंटेन पार्क। बच्चे कहते भैया क्या आप गाय भैंस कहते रहते हो ब्लू माउंटेन पार्क। ठीक है, एक फांगुपुई और एक बच्चे दाम्पा, इसको बोलते हैं डाम्पा, डाम्पा, डाम्पा आपका क्या बोलोगे, वन्यजीव अभ्यारण्य है डाम्पा, वाइल्ड लाइफ के लिए वन्यजीव अभ्यारण्य। कैसे याद करेंगे, देखो, जो भैंस दूध देती है, जो भैंस दूध देती है, भैंस की एक नस्ल होती है मुर्रा भैंस। कैसी भैंस? मुर्रा भैंस, दुनिया में सबसे अच्छी भैंस होती है मुर्रा भैंस। अब जब भैंस दूध देती है तो उसको कहते हैं लैन भैंस। जानते हो तुम इस बात को? जब भैंस दूध देती रहती है तब उसको बोलते हैं लैन भैंस। और भैंस 12 महीने थोड़ी दूध देती है। और जब भैंस दूध नहीं देते, जब उसको हमारे गांव में कह देते हैं ऐसा बाखड़ी भैंस है ये, मतलब कि अब ये दूध नहीं दे रही है।
तो लेन भैंस है, कैसी है, मुर्रा है और लेन है, तो भैया जोर की होगी या नहीं होगी, जोर की होगी या नहीं होगी, उसके दाम ज्यादा होंगे या नहीं होंगे, जब सबसे अच्छी नस्ल है भैया दाम ज्यादा होंगे, जोर की होगी, मुर्रा भैंस है, लेन है। अरे यार गप मार रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो जाएगा, जोर की भी है, मुर्रा भी है, दाम भी ज्यादा है। तो उसने बोला तुम तो गप मार रहे हो अपनी भैंस के, हम नहीं मानते तुम्हारी बात को। ठीक है, कोई दिक्कत इस बात में, मुरलेन। अच्छा भैया त्रिपुरा का भी बड़ा पूछा जाता, बाइशन नेशनल पार्क, इसको मैं बोलता हूं बाई का मतलब क्या होता है, बोलना जरा, बाइशन नेशनल पार्क। देखो बाई बोलते हैं डबल को, ठीक है, जानते हो ना इस बात को, बाय डबल को बोलते हैं, बाय डबल को बोलते हैं, ट्रिपल 3 को बोलते हैं, टेट्रा 4 को बोलते हैं, पेंटा 5 को बोलते हैं, मोनो 1 को बोलते हैं, हेक्सा 6 को बोलते हैं। तो 100 तक थोड़ी बताने हैं भैया, तो क्या बोलोगे, हाँ जी। तो ट्री क्या है, ये ट्राई है और ये बाय है, भाई याद कर लो ना, ट्राई और बाय, बाय माने 2, ट्राई माने 3, कोई दिक्कत। नागालैंड का पूछा जाता है नंटकी, क्या बोलोगे, नंटकी नेशनल पार्क कहां पर है, ठीक है, इसको मैं बोलता हूं ऐसे याद कर लो, ईंट की, नाग आए तो ईंट की तरफ से मारो, क्या, ईंट की, ऐसे याद कर लो। असम का पूछ ले आपसे भैया, तो असम का काजीरंगा, गेंडे के लिए एक याद रखो बस, काजीरंगा, और कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मिजोरम की बात अगर हम करें तो मिजोरम पर थोड़ा आज इस स्टेट पर जोर देते हैं। मिजोरम में बच्चे एक एक सीट हैं, एक एक सीट है किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की, ठीक है। मुझे आप बताओ मिजोरम का हाई कोर्ट कहां पर लगेगा, क्या मिजोरम में हाई कोर्ट है, नहीं जी, असम वाला गुवाहाटी ही लगेगा। हाई कोर्ट कहां पर है इनका, गुवाहाटी में है। और मिजोर तो जोर आया, और जोर आया तो सीएम कौन है, जोरेम, जोरेम थंगा, क्या बोलोगे, जोर जोर जोरेम थंगा। और गवर्नर कौन है, राज्यपाल कौन है, क्या बोलोगे, कंबनपति हरिबाबू, सॉरी साफ से लिखेंगे, कंबनपति हरिबाबू, क्या बोलोगे, कंबनपति हरिबाबू कौन है बच्चे, यहाँ के कंबनपति हरिबाबू यहाँ के गवर्नर हैं। कंबनपति हरिबाबू कौन है, यहाँ के गवर्नर हैं, कभी गलत नहीं करना है, ठीक है। कोई दिक्कत इस बात में बोलो, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पहले खुद बेकरार करते हो और फिर इंतजार करते हो, बोलो वाह वाह। पहले पहले खुद बेकरार करते हो और फिर इंतजार करते हो, तिरछी 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 फिर किस लिए है नजरे, सीधे सीधे क्यों नहीं कहते कि प्यार करते हो। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, नीली क्रांति किससे संबंधित है, नीली क्रांति किससे संबंधित है, बोलो भाई फटाफट से। नीली क्रांति बच्चे ये रिवॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है, चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, आगे आएंगे। नीली क्रांति किससे संबंधित है, क्या परमाणु ऊर्जा न्यूक्लियर एनर्जी से संबंधित है, क्या बोलेंगे भैया, नीली क्रांति का संबंध है फिशिंग से, मत्स्य पालन से इसका संबंध है, और इसके जनक हैं जो फादर इसके हम कहेंगे, किसने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, फादर हैं बच्चे इसके एच चौधरी, क्या बोलोगे, एच चौधरी, और उनके साथ थे डॉक्टर अरुण कृष्णन, क्या बोलोगे, डॉक्टर अरुण कृष्णन, इन्होंने इंट्रोड्यूस इसको कराया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कभी भी पूछे नीली क्रांति किस पंचवर्षीय योजना में आई, तो ये योजना थी बच्चे, ये योजना थी 1985 से 90 की, और इसको हम कहते हैं 7वीं योजना, 7वां 5 ईयर प्लान में मत्स्य पालन को इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। और मत्स्य पालन को हम क्या, इसकी स्टडी जो होती है उसको हम पिसीकल्चर में पढ़ते हैं, किसमें, पिसीकल्चर क्या है, इसका अध्ययन है, स्टडीज ऑफ फिशिंग, क्या बोलोगे, स्टडीज ऑफ फिशिंग इज कॉल्ड पिसीकल्चर, ठीक है। पिसीकल्चर में क्या है, इसका अध्ययन है। तो बच्चे ये सारी क्रांति बड़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछी जाती हैं। जैसे मुझे बताओ आप, येलो रिवोल्यूशन, पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो किससे होगा, आपका जो खाद्य तेल है, जो तेल निकलते हैं जैसे तिलहन आदि हैं, पीली क्रांति तिलहन से हो गई, किससे, तिलहन से हो गई भैया। इसके कौन है, आपका सैम पित्रोदा, ना जाने कितनी बार एसएससी ने पूछे हैं, पीली क्रांति के जनक कौन है, सैम पित्रोदा है। अच्छा मैं आपसे बोलूं श्वेत क्रांति,
या दुग्ध क्रांति जिसको हम कहते हैं, दुग्ध, जिसको ऑपरेशन फ्लड भी हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन, ऑपरेशन फ्लड भी जिसको हम कहते हैं बच्चे, ये आपका क्या बोलोगे भैया, दूध से संबंधित है। दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में शुरू की गई थी और इसके जो संस्थापक हैं वो हैं वर्गीज कुरियन। मैं कल भी आपको बता रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी के शिष्य थे। देश के इतने शानदार प्रधानमंत्री, उसके ये कौन थे, आपका शिष्य थे। कोई दिक्कत? अच्छा, ऐसे बच्चे आपसे पूछ लेगा वो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है, गुलाबी यानी पिंक रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है, ये झींगा, झींगा उत्पादन से संबंधित है। जो झींगा मछली है बच्चे, दुर्गेश पटेल इसके फादर हैं, दुर्गेश पटेल के द्वारा इसको शुरू किया गया था। रजत क्रांति पूछे, अंडा उत्पादन से है। रजत क्रांति एग के प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है और बच्चे इंदिरा गांधी जी को इसका फाउंडर माना जाता है, इंदिरा गांधी जी को, ठीक है। एक आती है सुनहरी क्रांति, क्या बोलोगे, सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है, जो आपकी गोल्डन के लिए बच्चे, ये बागवानी के लिए और शहद के लिए है, शहद के लिए। किसने इसको शुरू किया था, निरपक्ष तुतेज ने, क्या बोलोगे, निरपक्ष तुतेज इसके फाउंडर हैं, निरपक्ष तुतेज, ठीक है। अच्छा, एक होती है आपकी लाल क्रांति, लाल क्रांति जो रेड रिवॉल्यूशन है। लाल क्रांति किसके लिए है बच्चे, टमाटर और मीट के लिए, टमाटर और मांस के लिए है, टमाटर और मांस के लिए है। अगर इसकी मैं बात करूं, इसके कौन क्रेडिट किसको दिया जाता है, विशाल तिवारी जी को दिया जाता है, विशाल तिवारी जी को। ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाल तिवारी जी को दिया जाता है, बहुत गजब। और बच्चों के आंसर आते हुए टमाटो टमाटो टमाटो, वेरी गुड, बहुत शानदार, चलो गजब, आगे आएंगे। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। एनईएफटी वह प्रणाली है जिसमें एक विशेष समय तक प्राप्त लेनदेन को बेंचों में संसाधित किया जाता है। एनईएफटी का क्या अर्थ है, कंप्यूटर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, फुल फॉर्म में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, क्या बोलोगे भैया, एनईएफटी, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड, नेशनल इकोनॉमिक फाइनेंशियल ट्रांसफर्स, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, क्या बोलोगे, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। कभी ऐसा नहीं हुआ किसी सीरीज में मैंने इस क्वेश्चन को ना कराया हो। मैं हमेशा कहता हूं छाप के रखो, 3 फुल फॉर्म, एक आपका आईएमपीएस, आईएमपीएस इमीडिएट, 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 क्या बोलोगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, क्या बोलोगे, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। ये बच्चे क्या है, जो आप अपने फ़ोन में इस्तेमाल करते हो। जैसे हम फ़ोन पे चलाते हैं, फ़ोन पे चलाते हैं, आप लोग गूगल पे चलाते हो, पेटीएम, जो कुछ भी आप इस्तेमाल करते हैं। एक बच्चे होती है आरटीजीएस। अब इनसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं ये देखना। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आंखें बंद करो और बोलो रियल टाइम ग्रॉस, ग्रॉस सेटलमेंट, और फिर खोल भी लेना आंखें, पता चले बंद ही रखो, ऐसे नहीं करना। तो एनईएफटी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और इमीडिएट पेमेंट सर्विस। देखो इनसे पूछा जाता है बच्चे, मिनिमम पैसा एनईएफटी से कितना भेज सकते हो, मिनिमम पैसा आईएमपीएस से कितना भेज सकते हो, और आरटीजीएस से मिनिमम पैसा कितना भेज सकते हो। तो आपका मिनिमम की अगर हम बात करें और मैक्सिमम की बात करें, तो देखो आईएमपीएस से आप अपने दोस्त को कितने रुपए भेज सकते हो, 1 रुपये कम से कम। एनईएफटी में आप 1 रुपये कम से कम। एनईएफटी में मैक्सिमम कितना कर सकते हो, नो लिमिट, क्या बोलोगे, नो लिमिट बोलेंगे आपका। और आईएमपीएस में मैक्सिमम कितना कर सकते हो, 5 लाख कर सकते हो, 5 लाख तक, ठीक है। पहले 2 लाख हुआ करता था, इसको 5 लाख कर दिया। आरटीजीएस से मिनिमम कितना भेजेंगे, 2 लाख रुपए कम से कम, और मैक्सिमम की नो लिमिट, ठीक है। ये आपको याद रख लेनी है हमेशा। तो दोस्त के पास मिनिमम 1 रुपया भेज सकते हैं। ऐसा देख नहीं लेते, पहले 1 रुपया चेक करके जा रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है। चलो भाई आगे आएंगे। नेक्स्ट, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा रिक्त स्थान के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट जारी करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है। चलो भाई भैया जी, यूट्यूब पर रील की आदत दूर कैसे होगी। इंस्टाग्राम पर तो मैंने भी सुना है, यूट्यूब पर ही रील देखते हो।
चलो अच्छी बात है, छूट जाएगी समय के साथ में। जब हाथ में टिफिन आ जाएगा, जब 8-10 घंटे फैक्ट्री में, 12 घंटे ओवर टाइम, जब 10-15 हज़ार रुपए के लिए 12-14 घंटे काम करना पड़ेगा, और जब ट्रेवल करके जाना पड़ेगा 1-1.5 घंटे, और 1-1.5 घंटे वापस आने का, और शाम को घर में बीवी टेढ़ा मुंह बना करके तुमको देखेगी, तो माँ की कसम तुम एक भी रील अगर देख जाओ तो मुझे बता देना, तुम छूट जाएगी आदत। समय से सब कुछ छूट जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की कौन सी धारा के अनुसार बैंक को सभी मूल्य वर्गों के बैंक नोट, मतलब किसी भी मूल्य वर्ग का बैंक, चाहे 10,000 रुपए का नोट, पहले हमारे यहाँ चलता था 10,000 रुपए का नोट। हाँ, एक बार की बात है, तो सन 2020 की एक बच्ची, मैंने ऐसे बताया कि भारत सरकार 10,000 रुपए का नोट चलाती थी, तो वो बच्ची पता मुझसे इस बात पर लड़ गई। उसने बोला हमारी मम्मी ने तो हमें कभी नहीं बताया कि नोट चलता था। मैंने कहा बेटा तुम्हारी मम्मी तब छोटी होंगी। तो बोली हमारी मम्मी को हमारे बाबा या हमारे नाना नहीं बताते, तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसे क्लास में कुछ भी 10,000 का नोट चलता था। ऐसे कलाकार बच्चे भी होते हैं। मैंने कहा यार बताओ। कह रही हमें तो नहीं बताया हमारी मम्मी ने 10,000 का नोट। तुम्हें बताया तुम्हारी मम्मी ने 10,000 का नोट चलता था? अब तुम्हारी मम्मी नहीं बताएंगी, अब तुम्हारी मम्मी ने सम्राट अशोक के बारे में तुमको नहीं बताया, तो क्या सम्राट अशोक नहीं है? तो क्या कहोगे भैया, ये कौन सी धारा है? तो कौन सी धारा के अनुसार? धारा 22 है। ठीक है, आरबीआई का भी अपना एक्ट है बच्चे। आरबीआई एक्ट कब पास हुआ था ये बोले जरा, आरबीआई एक्ट कब आया था? क्या आंसर करोगे? तो आप कहेंगे भैया जी आरबीआई जो एक्ट आया वो आया था आरबीआई की स्थापना से 1 साल पहले, 1934 में, 1934 में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? आगे आएंगे, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प है जो सही है? बोलेंगे भाई कौन सा विकल्प है जो सही तरीके से ऐड है, सही तरीके से सुमेलित है? ठीक है, बोलो भाई फटाफट से। क्या कहेंगे? बल की इकाई जूल होती है क्या? जूल तो बच्चे कार्य की इकाई होती है, अश्व शक्ति कार्य की इकाई होती है टॉर्क। गलत बात है। बल की तो बच्चे, बल की तो क्या बोलोगे? बल की इकाई न्यूटन हो सकती है, न्यूटन हो सकती है, डाइन हो सकती है। डाइन बोल सकते हैं, न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन होते हैं। ठीक है, किए गए कार्य की इकाई क्या न्यूटन हो जाएगी? भैया नहीं, ये बल की हो जाएंगी। ठीक है, पास्कल दबाव की होती है, बार दबाव की होती है, तो ये भी गलत है। दाब की इकाई पास्कल, बार और टॉर हो जाएगी क्या? हाँ जी भैया, एकदम हो जाएगी। आयतन की इकाई ये किलोग्राम हो सकती है क्या? किलोग्राम तो बच्चे किसकी होती है? द्रव्यमान की होती है। आयतन नापना है तो पिंटस में या गैलन में नपता है। आयतन नापोगे, वॉल्यूम नापना है, गैलन में नापो या पिंटस में नापो, इनमें नापा जाता है। ठीक है, आयतन, ये आपको पता होना चाहिए। कोई दिक्कत है? आगे आएंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे भारी गैस कौन सी है? ऑक्सीजन, हीलियम, रेडॉन या नाइट्रोजन? तो क्या बोलोगे, सबसे भारी गैस कौन सी होती है? तो सबसे भारी गैस होती है अक्रिय गैस, नॉन रिएक्टिंग गैस। और अक्रिय गैस देख के बताएंगे कौन कौन सी है इसमें। 2 हैं, तो रेडॉन हम कहेंगे। अक्रिय गैस से बच्चे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। क्या बोलोगे? हेमा, नीना और करीना के एक्शन है रंगीन। क्या बोलोगे? ये हमारे गुरुजी थे केमिस्ट्री के, मनोज धाना जी, गांव सलेमपुर सिकंदराबाद के पास में, तो हम उनके पास पढ़ते थे, तब उन्होंने हमें ये याद कराए थे। ठीक है, हेमा, नीना और करीना के, तो ये कौन है? ये हीलियम है। क्या बोलोगे? हीलियम। हीलियम ये कौन है बच्चे? ये नियॉन है, ये नियॉन है, ये आर्गन है। और आज याद नहीं कराए, हमने 12th किया सन 2010 में। आर्गन, क्रिप्टॉन, 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 जेनॉन, बहुत अच्छी वो पढ़ाते थे बच्चे केमिस्ट्री। ठीक है, जेनॉन, बहुत सारी चीजें उनकी याद है आज भी। रेडॉन, क्या बोलोगे? रेडॉन। तो सबसे बाहरी गैस कौन सी है? वो आपकी रेडॉन है। देखो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बड़ा पूछता है कि नाइट्रोजन का इस्तेमाल होगा बच्चे कहाँ पर? आपका जो पैकेट होते हैं, जैसे आप चिप्स खाते होगे तो वो फूले फूले रहते हैं, पैकेट नहीं रहते। पैकेट में भरने में, क्या बोलोगे? पैकेट में भरने में होता है। अच्छा, कभी पूछे अक्रिय गैस, अक्रिय गैस नॉन रिएक्टिंग है बच्चे, तो इनसे पूछ लेना कि इनकी 0 वैलेंसी होती है। क्या बोलोगे? शून्य संयोजकता इनकी होती है, शून्य संयोजकता इनकी होती है। क्योंकि मैंने बोला 2 से फालतू जो है वो संयोजकता, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हीलियम को बांट लो 2, हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम। हीलियम कितने नंबर पर है? बोलो फटाफट से, हीलियम कितने नंबर पर है? तो भैया 2 पर है। मैंने कल आपको नंबर याद करने को दिए थे, देख लेता हूँ, थम्स अप करना और बताना नियॉन कितने नंबर पर आता है।
आर्गन कितने नंबर पर आता है? तो आप कहेंगे नियोन भैया 10 परमाणु क्रमांक है, 2 8, कुछ बच ही नहीं रहा, एक्स्ट्रा 0 है। 18 आर्गन है, 2 8 10 18 0 है भैया। तो 0 इनकी संयोजकता होती है। बड़ा पूछता है क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? तो क्या बोलेंगे? शून्य होती है। कितनी होती है भैया? शून्य होती है। इसीलिए अक्रिय गैस को हम जीरो गैस भी कहते हैं। तो कभी पूछे आपसे जीरो गैस कौन सी है? अच्छा, ये 4 लिखे हुए हैं आपके सामने, आप एक बार बताएं मुझे इसमें देख करके मुझे आप बताएं कि जो अक्रिय गैस है, और ये आपका सॉरी जीरो गैस बता दिया मैंने आपको, नोबल गैस भी इनको बोलते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नोबल गैस बोलते हैं इनको, उत्कृष्ट गैस भी इनको कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्कृष्ट गैस भी इनको कहते हैं। ठीक है, उत्कृष्ट गैस। जैसे रेडोन है, रेडोन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो ये क्या बोलोगे? कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल होती है। किसमें? कैंसर के इलाज में कौन सी उत्कृष्ट गैस का इस्तेमाल होता है? कैंसर के इलाज में। बोलो, 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, कितनी अक्रिय गैस है, कितनी नॉन रिएक्टिंग गैस आपके सामने है? तो क्या बोलोगे? भैया ये आपका हाइड्रोजन और हीलियम और रेडॉन है। कौन से बच्चे वर्ग में ये आती हैं? तो याद रख लेना, ये 18वें स्तंभ में, पीरियोडिक टेबल में। किसमें? आवर्त सारणी का सबसे अंतिम जो स्तंभ है, 18वें स्तंभ में ये आती हैं। किसमें? 18वें स्तंभ में ये आती हैं। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट को सामान्यतः रिक्त स्थान के रूप में जाना जाता है। मैंने आपको वो उस दिन 5 फॉर्मूले लिखवाए, नीला थोता से लेकर के बच्चे पीओपी से लेकर के आपका, वो आपको सारे याद हैं। वो सबसे कॉमन फॉर्मूले हैं, सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो बोर्दो मिश्रण बोलेंगे या विरंजक चूर्ण? ब्लीचिंग पाउडर निरमा नहीं है, वो वॉशिंग पाउडर निरमा है। तो ब्लीचिंग पाउडर, लड़कियां तुमने देखी होंगी बहुत सारी बालों को रंगीन करवा लेते हैं, कहीं से पीले बाल, कहीं से नीले बाल, ऐसे नीचे से ऐसे हाईलाइट कर दो इनको बालों को मेरे को, ठीक है, ताकि दिखता रहे। तो वो क्या होता है? वो बालों की ब्लीचिंग करवा लेते हैं। कोई कोई लड़का देखा होगा तुमने ऐसे, ठीक है, और मतलब स्टंटबाज समझो तुम एक तरीके से, डांसर टाइप के जो लड़के होते हैं उनके बाल नीले पीले मिलेंगे तुम्हें। तो वो दरअसल में क्या होता है? ब्लीचिंग होती है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, जिसको हम बोलते हैं CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीजन का एक अणु, तो हाइपो और क्लोराइट होता है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट इसको हम बोलते हैं। हास्य गैस, लाफिंग गैस, तुमको सुंघा दे तो तुम हंसते रहो, N2O, कैसी होती है? रंगहीन गैस होती है। कैसी होती है? रंगहीन गैस होती है, कलरलेस होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलोगे भाई फटाफट से। MC स्टान, ये कौन है? MC स्टान। चलो जी आगे आएंगे। ल्यूकेमिया का कैंसर है, अच्छा उसको कह रहे हो तुम MC स्टान में, समझ गया। उसको ऐसा लगता बिजली ने पकड़ लिया हो उसको, है ना। बोलो भाई फटाफट से। ल्यूकेमिया का कैंसर है, ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? फटाफट से बताएंगे। त्वचा का कैंसर होता है, रक्त का, फेफड़े का, या फिर गर्भाशय का कैंसर होता है? ल्यूकेमिया होता है बच्चे रक्त का कैंसर। किसका? रक्त का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर हो जाए। दरअसल में ब्लड कैंसर में होता क्या है कि जो हमारी WBC होती है, वाइट ब्लड जो सेल्स होती हैं, तो याद रख लेना इसमें क्या होगा? WBC की संख्या बढ़ने लगती है। कभी पूछे ल्यूकेमिया में क्या होता है, संख्या क्या होती है? बढ़ने लगेगी, यानी WBC को ये प्रभावित करता है। ठीक है। और बच्चे ल्यूकेमिया का जो उपचार है, जो इसका ट्रीटमेंट है, पूछा जाता है ल्यूकेमिया के उपचार में किसका इस्तेमाल होता है? ये कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है। और उसके साथ में आपका फॉस्फोरस 32 का एक अणु है, इसका फास्फोरस 32 का इस्तेमाल होता है। ठीक है। कई बार ल्यूकेमिया को अगर बच्चे रक्त ना मिले तो लिख लेना, इसको कोशिकाओं का कैंसर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोशिकाओं का कैंसर भी हम कहते हैं। मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? दौरे पड़ जाते हैं मिर्गी के एकदम से, तो मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग? किडनी, मस्तिष्क, लीवर और दिल। तो क्या बोलेंगे कि मिर्गी से मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है, मस्तिष्क पर। ठीक है। असामान्य गतिविधि हो जाती है बॉडी की। अच्छा, इसमें क्या होगा आपका? जैसे एक होता है मस्तिष्क का ही रोग, मैनिंजाइटिस, दिमाग के मतलब नसें सूज जाती हैं। ठीक है। मैनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होगा? तो इससे भी माइंड, मस्तिष्क, ब्रेन ही प्रभावित होता है, मस्तिष्क ही मैनिंजाइटिस से प्रभावित होता है।
ट्रैकोमा से शरीर का कौन सा, ट्रैकोमा से कौन सा अंग प्रभावित होगा बच्चे? आंख प्रभावित होती है। क्या बोलोगे? आंख प्रभावित होती है। रेबीज से न्यूरॉन सिस्टम। क्या बोलोगे? तंत्रिका तंत्र। क्या बोलेंगे? रेबीज से क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, तंत्रिका तंत्र। टाइफाइड और हैजा किसको प्रभावित करेंगे? टाइफाइड और जो कोलेरा हो जाता है, हैजा, ये किसको प्रभावित करेगा? हमारी आंत को प्रभावित करता है, इंटेस्टाइन को। और हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस और आपका पीलिया, मैं आपसे पूछूं, हेपेटाइटिस और पीलिया किसको प्रभावित करते हैं? तो भाई साहब आपका उत्तर होना चाहिए लीवर यानी यकृत को प्रभावित करते हैं। किसको? लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करते हैं। कोई दिक्कत? मेनिंजाइटिस मस्तिष्क होगा बच्चे, ट्रैकोमा आंख को प्रभावित करता है। मैंने आपसे कहा क्या? टाइफाइड और हैजा हो जाएं तो आंत को प्रभावित करते हैं। रेबीज तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। हेपेटाइटिस और पीलिया किसको प्रभावित करेंगे? क्या बोलोगे? ये लीवर को प्रभावित करता है, ठीक है। आगे आएंगे। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहां पर लगाया गया है? गोल्ड का एटीएम भैया उठा लाएं क्या इसको? नहीं रे बाबू, पकड़े जाओगे, बड़ी तुमको कैरियर खबा हो जाएगा, चोरी नहीं करना। क्या बोलोगे? ये गोल्ड के सिक्के निकालने के लिए एटीएम। आप पैसे डालो और क्या बोलेगा कि भैया सिक्का चाहिए गोल्ड का, आप बोलोगे हाँ जी, तो 0.5 ग्राम, 0.5 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम तक के सोने के सिक्के आप इससे ले सकते हो। अच्छा जी, कहाँ पर लगा है भैया ये गुरुग्राम में लगा है बच्चे। कहाँ पर? गुरुग्राम में लगा है। अगर कभी पूछे एटीएम से अनाज भी ले सकते हैं। पहला अनाज एटीएम कहाँ पर लगा है? पहला अनाज एटीएम ये भी गुरुग्राम में। बड़ी कलाकारी हो रही है जी। हाँ जी, गुरुग्राम में ये लगा है। अच्छा, कौन सी कंपनी ने इसको लगाया है? कंपनी का नाम है गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड, जो गोल्ड का काम करते हैं। क्या बोलोगे? बड़ी पुरानी कंपनी है, गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड। गोल्ड सिक्का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने इसको लगाया है। और बच्चे जब गुरुग्राम की बात आए तो याद रख लेना, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर, भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर कहाँ पर खुला है? तो कहेंगे भैया गुरुग्राम में खुला है, गुरुग्राम में खुला है, ठीक है। ये आपको पता होना है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई, फटाफट से बोलेंगे। भारत का पहला रियल टाइम, नहीं बच्चे? हाँ, आपने हैदराबाद सुना होगा, तो हैदराबाद है बच्चे आपका। गोल्ड एटीएम कहाँ पर खुला है? भारत का पहला गोल्ड एटीएम पूछे तो हैदराबाद। तुम भाई कूदते बहुत हो, एकदम से कूदने लग जाते हो तुम। गोल्ड एटीएम पूछे भारत का, लेकिन बच्चे यहाँ पे प्रश्न आया कि बिना टाइमिंग लिए, बिना समय खर्च लिए, इसको बोले कि तुमने जैसे ही प्रयास किया, इसको हम बोलते हैं रियल टाइम। क्या बोलेंगे? रियल टाइम बोलेंगे। अच्छा, एटीएम का पूरा नाम क्या है? एटीएम का पूरा नाम क्या है? अभी बताया मैंने आज ही क्लास में, भैया क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या बोलोगे? एटीएम, एटीएम का पूरा नाम क्या है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोमेटेड, ऑटोमेटेड टेलर मशीन इसको हम कहते हैं, टेलर मशीन इसको हम कहते हैं। पहले हम समझते थे ऑटोमेटिक टेलर मशीन, तो हम लोगों को बताते थे भी, पहले बहुत सारी फुल फॉर्म याद थी हमें, ऐसे सिम जैसी फुल फॉर्म हो गई, एसटीडी लिखा रहता था रोड पे, हम याद करते थे सबको कि एसटीडी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है, सिम की फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल होती है, पीसीओ पब्लिक कॉल ऑफिस होता है, तो बड़ा याद करते थे इसको, ठीक है। कोई दिक्कत? क्या हो गया? अब तू भी इनकी तरह ही है भाई। नेक्स्ट आजा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय राज्य को सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार दिया है? परियोजना पुरस्कार दिया है, बोलेंगे जी फटाफट से। क्या बोलेंगे? बोलेंगे फटाफट से, क्या कहेंगे? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस भारतीय राज्य को, तो बच्चे सर्वश्रेष्ठ परियोजना पुरस्कार कौन से राष्ट्र को मिला है? ये मेघालय को मिला है। और अभी विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था। कहाँ पर हुआ था विश्व शिखर सम्मेलन? ये बच्चे जेनेवा में हुआ था। कहाँ पर? जेनेवा में ये मिला था, ठीक है। क्या बोलोगे? जेनेवा में भाई साहब ये मिला, ये याद रख लेना, याद रख लेना। अच्छा, मेघालय बहुत चर्चित रहा अभी। हाँ, यहाँ पर 5 डेज का इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। ये बच्चे लिख लो,
दिल से लगा लो इस क्वेश्चन को, ना आए तो बता देना। क्योंकि बच्चे ये पहले कहाँ पर हुआ करता था, आपका गोवा में हुआ करता था, तो इसकी जगह बदली है। अब ये कहाँ पर, मेघालय में हुआ। 5 दिन का हुआ, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ, ठीक है, 14 मार्च को ये हुआ था। और वांगला महोत्सव याद रख लेना, जिसको वंगाला भी हम कहते हैं। वांगला महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ 2023 में, तो ये तो मेघालय में होता ही है। कौन सी ट्राइब इसको मनाती है, गारो जनजाति। ये मैंने आपको, गारो जनजाति इसको मनाती है, स्टैटिक में किसी दिन आएगा क्वेश्चन, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं सौड्रमो का त्योहार, सौड्रमो का त्योहार कहते हैं, ठीक है। आगे आएंगे। देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, अमृत सरोवर, जिसमें बच्चे भारत को जब आपके 75 वर्ष हो गए, उसी के उपलक्ष्य में, आज़ादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में ये कहा गया कि भारत के जितने भी जिले हैं, हर जिले में 75 तालाब होने चाहिए। कितने, 75 पॉन्ड्स को स्थापित करने के लिए कहाँ से चला ये, यूपी में, यूपी से इसको शुरू किया गया। और जिला कौन सा रहा इसका, रामपुर, कि हर जिले में क्या होंगे, 75 तालाब स्थापित किए जाए, रामपुर, ठीक है। और उद्घाटन किसने किया था इतनी बड़ी योजना का, तो आपको हमेशा पता होना चाहिए बड़ी योजना का, तो मुख्तार अब्बास नकवी ने। क्या कहोगे, मुख्तार अब्बास नकवी। बोले कौन सा मंत्रालय इनके पास, मुख्तार अब्बास नकवी, इनके पास कौन सी मिनिस्ट्री है बच्चे, तो क्या बोलोगे, ये केंद्रीय माइनॉरिटी, सेंट्रल जो माइनॉरिटीज मिनिस्टर हैं, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री हैं। क्या बोलोगे, केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री कौन, मुख्तार अब्बास नकवी ने, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। टारगेट कितने का है बच्चे, तो आपको ये पता होना चाहिए, देश के हर जिले में कितने, हर जिले में 75 तालाब का, हर जिले में 75 पॉन्ड्स का, यानी कि तालाब का लक्ष्य रखा गया है। सॉरी, 75 तालाब का लक्ष्य, ठीक है भाई साहब, कभी गलत नहीं करना। 75 तालाब का लक्ष्य, ये भी पूछ ले किस योजना में रखा गया है, अमृत सरोवर योजना में। अच्छा जी, इसमें पूछें, जैसे यूपी आ गया, तो यूपी की योजनाओं में एक तो बच्चे आपका पंचामृत योजना याद रख लेना। पंचामृत योजना कहाँ की है, पंचामृत योजना कहाँ की है, ये भाई साहब यूपी की है। और मातृभूमि योजना पूछ ले आपसे, मातृभूमि योजना पूछ ले तो क्या बोलोगे, कहाँ की है, यूपी की है। यूपी के गवर्नर बताएंगे कौन है, सीएम तो शायद हर बच्चा बच्चा जानता होगा कि भैया कौन है, कौन है आपके, योगी आदित्यनाथ हैं। अच्छा, यूपी में अगर मैं बात करूं, लोकसभा की सीट कितनी है, 80 सीट हैं, सबसे ज़्यादा। पूछे सबसे ज्यादा लोकसभा की सीट कहाँ पर है, तो क्या बोलोगे, 80। राज्यसभा की पूछे बच्चे, राज्यसभा की 31 सीटें हैं यहाँ पर। और मैंने आपको विधान परिषद की सीटें मैंने आपको बता दी हैं बच्चे, विधान परिषद की 100 सीटें हैं। और विधानसभा की कितनी सीटें हैं, 403 + 1 सीट है, जो एंग्लो के लिए है, ठीक है। अभी उसको हटाया नहीं गया, बस उसके लिए प्रस्ताव आया है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। कोई दिक्कत, बच्चों का आंसर ही नहीं आया, किसी बच्चे ने आंसर नहीं करा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे आप गवर्नर बताएंगे कौन है, बहुत बड़े कमाल आदमी है जी। ठीक है जी, ये अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं, आएगा बच्चों का। आनंदीबेन, आनंदीबेन गजब, यूपी की गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल, ये हुई ना बात। भारतीय मूल के नील मोहन किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सीईओ बने हैं, बड़ा सुनते होगे तुम सीईओ, आज जान लो। सीईओ होता है बच्चे मुख्य कार्य अधिकारी, मुख्य कार्य अधिकारी। मालिक कोई भी हो, लेकिन बात है कि कार्य अधिकारी, कामों को कौन संभालता है वहां के, ऑनर से मतलब नहीं है, तो ये बोलते चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर। क्या बोलोगे, चीफ एग्जीक्यूटिंग ऑफिसर, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी इसी की होती है, सीईओ की ही होती है। तो क्या बोलोगे, भारतीय मूल के नील मोहन किसके बने, यूट्यूब के संस्थापक बने, यूट्यूब के। व्हाट्सएप बच्चे, व्हाट्सएप के संस्थापक, सॉरी व्हाट्सएप के सीईओ की बात करें, फेसबुक के तो मार्क जुकरबर्ग हैं, ये आपको पता होना चाहिए। फेसबुक के खुद सीईओ कौन है, मार्क जुकरबर्ग इसके खुद सीईओ हैं। और विल काटकाट किसके हैं, क्या बोलोगे, विल नाम है किसका, आपका व्हाट्सएप के। गूगल के कौन है बच्चे, भारतीय मूल के सुंदर पिचाई हैं, भारतीय छाए हुए हैं, भारतीय छाए हुए हैं, ठीक है। ये सोशल साइट है बच्चे, इनके फाउंड कब इनको किया गया, जैसे यूट्यूब 2000 में बना,
यूट्यूब आपका सन 2005 में बना था, ठीक है। सो अब कौन है इसके सीईओ? नील मोहन। तो क्वेश्चन मैंने होमवर्क भी इसी से रिलेटेड रखा है, उम्मीद करूंगा आप उत्तर बताएंगे। और ये 7 प्रैक्टिस सेट बहुत शानदार होंगे बच्चे, याद रख लेना, 10 का वादा तुम्हारा है। 11वें में अगर तुमने 100/100 स्कोर कर दिया तो पीछे की चीज़ें आपकी तैयार हैं। हर एक दिन बच्चे जब जब तुम कमज़ोर होगे तब मैं कहता हूँ कि कोई ना कोई आपसे आगे निकल जाएगा। जब जब बच्चे जिस दिन तुम ये निर्णय कर लोगे कि आज मुझको कमज़ोर हो जाना है, उस हर एक दिन एक बच्चा जो ये चुनाव कर लेगा कि भाई साहब मुझे आज मेहनत करनी है, और आज ही का वो दिन है जिसमें शायद कोई बच्चा आराम से अपनी तैयारी को छोड़ रहा होगा, आज ही तो वो मौका है आगे निकल जाने का। तो जो जो ये चुनाव करेगा बच्चे, आगे निकल के जाएगा, वो ज़्यादा निखरेगा, ठीक है। तो कोई रेस्ट नहीं होना चाहिए, बोलते स्टूडेंट लाइफ में सारे जॉय एक तरफ हो जानी चाहिए। आपका जो इंजॉय और मनोरंजन की चीज़ें हैं, ये एक अलग पार्ट है। आप अपने पूरे ज़िंदगी में आज तक इंजॉय ही तो करते आए हो, ठीक है। बचपन में तुम मिट्टी में खेलते आए, क्रिकेट तुमने खेला, दोस्तों के साथ तुम खेले, तो हमेशा खेलते ही तो आए हो। ये कौन कहता है तुमसे, लोग आपको कह कर के गुमराह करेंगे यही तो टाइम है मस्ती का, है नहीं मेरे दोस्त, ये टाइम मस्ती का नहीं है, ये टाइम जीवन संवारने का टाइम है। अगर आप यहाँ अपनी ज़िंदगी को नहीं संवारते हो ना, तो मेरे दोस्त पूरी ज़िंदगी फंसेगी। हो सकता है कि आप यहाँ विफल रहें, कल आप बहुत बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, कल आप नेता बन जाएं, वो शायद कुछ भी हो सकता है, संभव है कि कल आपकी योजनाएं क्या रहेंगी। हो सकता है कि आप नौकरी के बाद भी सफल ना हो, लेकिन अभी तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो बच्चे तैयारी के हैं। तो अभी आप अपना मतलब पूरा जान लगा दो इस सिलेक्शन के लिए, और वो सिलेक्शन तुम्हारा होना चाहिए। और आज का बच्चे क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का जो होमवर्क है वो है यूट्यूब को फाउंड किसने किया था। उम्मीद करूँगा सब बच्चे आंसर करेंगे और अच्छा सा रिवीजन करेंगे। बहुत सारा थैंक यू प्यारे बच्चे, बहुत सारा प्यार। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अंत में सिलेक्शन लेके मिलना ही है, ठीक है। तो मिलेंगे दिल्ली के किसी रेड लाइट पे, कहाँ आपसे मतलब चालान करवा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।